इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 2024-25 के भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे की। ये वो अहम दस्तावेज है जो बजट से ठीक पहले आता है और इकोनॉमी की पूरी सेहत का हाल बताता है। हमारे पास इस पर स्टडी IQ IS और विजन IS हिंदी के काफ़ी अच्छे विश्लेषण हैं, तो कोशिश करेंगे कि दोनों के ज़रूरी पहलू सामने लाएं। मकसद सीधा है, सर्वे की मुख्य बातें समझना और भारतीय अर्थव्यवस्था अभी कहाँ है, आगे क्या दिख रहा है, इस पर एक साफ तस्वीर बनाना। सर्वे के कवर पर ही देखिए कितने सारे प्रतीक हैं। कृषि, सेवा, उद्योग, ऊर्जा दिखाता है कि दायरा कितना बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आर्थिक सर्वेक्षण आखिर है क्या, कौन बनाता है इसे? बिल्कुल। तो आर्थिक सर्वेक्षण बेसिकली चालू वित्तीय वर्ष मतलब 2024-25 के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट है। ये पिछले साल का पूरा हिसाब किताब देती है, क्या अच्छा हुआ, कहाँ चुनौतियां रहीं और आगे क्या उम्मीदें या जोखिम हो सकते हैं। और इसे तैयार कौन करता है, कोई खास टीम? हाँ, इसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसका इकोनॉमिक डिवीजन तैयार करता है। इसमें जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, अभी वी अनंत नागेश्वरन जी हैं, उनका और उनकी टीम का बड़ा रोल रहता है। अच्छा। और फाइनल मंजूरी वो तो वित्त मंत्री ही देते हैं। इसका इतिहास भी दिलचस्प है, शायद पहले ये बजट के साथ आता था। हाँ बिल्कुल, 1964 तक तो ये बजट का ही हिस्सा था। फिर अलग से आने लगा। बीच में कुछ साल करीब 2010 से 21 तक 2 वॉल्यूम में भी आया, पर अब 2022-23 से फिर से एक ही रिपोर्ट आती है। तो इसका महत्व क्या है, सरकार के लिए कितना जरूरी है ये? देखिए, महत्व तो काफी है। ये सरकार को इकोनॉमी का एक आईना दिखाता है कह सकते हैं, और आगे पॉलिसी बनाने में मदद करता है। हालांकि इसकी सिफारिश है, सरकार माने ही ऐसा जरूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं होती, लेकिन हाँ काफी प्रभावशाली होती हैं। अच्छा। अक्सर बजट की दिशा तय करने में इनका बड़ा हाथ होता है और आम लोगों को, सांसदों को, सबको बजट से पहले देश की आर्थिक हालात समझने का मौका मिलता है। तो ये बजट से पहले इकोनॉमी का एक तरह से फुल बॉडी चेकअप हो गया। हाँ, कह सकते हैं। इस बार के सर्वे में एक बात जो उभर कर आ रही है वो है कि दुनिया भर में जो अनिश्चितता है उसके कारण घरेलू विकास पर ज्यादा फोकस है। मतलब ग्लोबल इलेक्शन, चीन में स्लो डाउन, डॉलर की मजबूती, जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये सब मुद्दे हैं। बिल्कुल सही। आंकड़े भी शायद यही कह रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स और जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स दोनों बढ़े हैं। हाँ बिल्कुल, वो जो वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स है वो 88.5 से बढ़कर 113 हो गया है। ये दिखाता है कि ग्लोबल ट्रेड को लेकर चिंता बढ़ी है। और इसी तरह जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स 121 से 133 हो गया है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तनाव साफ दिख रहे हैं। तो इसी माहौल में सर्वे क्या सुझाव दे रहा है? इसी बैकग्राउंड में सर्वे एक बड़ा सुझाव देता है, डीरेगुलेशन, यानी नियम कानूनों को कम करना, सरकारी कंट्रोल घटाना। डीरेगुलेशन, ये कुछ 1991 वाले सुधारों जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ हद तक सोच वैसी ही है। मकसद है कि घरेलू व्यापार और निवेश के लिए माहौल को और आसान बनाया जाए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था जो बाहरी झटके हैं उन्हें बेहतर झेल सके। फंडा ये है कि अगर इंटरनल मार्केट मजबूत होगा तो हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा। साथ ही सर्वे रिन्यूएबल एनर्जी जैसे ऊर्जा परिवर्तन, स्किल डेवलपमेंट और AI जैसी नई टेक्नोलॉजी अपनाने पर भी जोर देता है, लेकिन एक बैलेंस के साथ। मतलब अवसर भी देखो, पर जो जोखिम है जैसे नौकरियां जाने का खतरा, उसका भी ध्यान रखो। तो घरेलू इंजन को पावर देना और रूल्स सिंपल करना, ये मेन डायरेक्शन लग रहा है। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। सबसे पहले GDP ग्रोथ क्या कह रहा है सर्वे? सर्वे का अनुमान है कि 2024-25 में भारत की रियल GDP ग्रोथ रेट 6.4% रहेगी। 6.4%, ये दुनिया के हिसाब से तो अच्छा है। हाँ, दुनिया के हिसाब से बहुत अच्छा है। शायद दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हम होंगे। लेकिन हाँ, पिछले कुछ सालों में जो भारत की अपनी हाई ग्रोथ रही है उससे ये थोड़ा कम है। और ये ग्रोथ आ कहां से रही है, कौन से सेक्टर मजबूत हैं? सर्वे इसका क्रेडिट मुख्य रूप से 2 सेक्टर्स को देता है, कृषि और सेवाएं, एग्रीकल्चर और सर्विसेज। कृषि और सेवाएं, ये तो अच्छी खबर है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का क्या? मेक इन इंडिया कैसा चल रहा है? यहीं पर थोड़ी चिंता दिखती है। सर्वे साफ कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दबाव है। दबाव क्यों? मुख्य वजह है कमजोर ग्लोबल डिमांड, मतलब विदेशों से हमारे सामान की मांग कम है। फिर दुनिया भर में जो लड़ाइयां चल रही हैं और बदलती ट्रेड पॉलिसीज। अच्छा। वो जो PMI डेटा होता है ना, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। हाँ, वो इंडिकेटर। बिल्कुल, वो भी यही कहानी कहता है।
ग्लोबल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई 50 से नीचे है, मतलब संकोचन, जबकि सर्विसेज का 50 से ऊपर है, मतलब विस्तार। तो भारत के अलग-अलग सेक्टर्स की कहानी क्या है? कृषि के बारे में थोड़ा और बताइए। कृषि ने तो वाकई अच्छा परफॉर्म किया है। खरीफ फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इससे रूरल डिमांड यानी गांवों में मांग बढ़ी है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। और सरकार ने भी कुछ किया है शायद महंगाई रोकने के लिए। हाँ, सरकार ने भी फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने, सप्लाई बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे गेहूं के स्टॉक पर लिमिट लगाना, ओएमएस यानी ओपन मार्केट में गेहूं चावल बेचना। हाँ, वो भारत आटा भारत दाल भी तो है। बिल्कुल, आम लोगों के लिए सस्ता भारत ब्रांड लाना और दालों का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ करना, ये सब शामिल है। ठीक है। और उद्योग मतलब मैन्युफैक्चरिंग में दबाव के और क्या संकेत हैं? ग्लोबल डिमांड के अलावा ग्लोबल डिमांड के अलावा एक होता है बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स। हाँ, जो कंपनियां आगे के लिए सोचती हैं। बिल्कुल, उसमें भी थोड़ी गिरावट आई है। हालांकि वो अभी 100 के ऊपर है, जो अच्छा है, लेकिन ट्रेंड नीचे की तरफ है। पर क्या सब कुछ नेगेटिव ही है मैन्युफैक्चरिंग में? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं। जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं जैसे सीमेंट, स्टील, वो अच्छा कर रही हैं। प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों बढ़ रहा है। ये दिखाता है कि देश में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स का इंपोर्ट बढ़ा है, ये सच है, पर घरेलू प्रोडक्शन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छा। और एक बहुत पॉजिटिव साइन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग बढ़ी है। पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ये दिखाता है कि इनोवेशन बढ़ रहा है देश में। ये तो अच्छी बात है। और सर्विस सेक्टर, जिससे आप इकोनॉमी की रीढ़ बता रही थी। हाँ, सर्विस सेक्टर तो लगातार चमक रहा है। देश की जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड में इसका हिस्सा बढ़ता जा रहा है। 2012-13 में करीब 50% था, अब लगभग 55% हो गया है। वाह। और ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में भी भारत का शेयर बढ़ा है। 2005 में 1.9% था, अब 4.3% है। ये हमारी आईटी और दूसरी बिजनेस सर्विसेज की ताकत है। लेकिन इसमें भी कुछ चुनौतियां होंगी। हाँ, चुनौतियां तो हैं, जैसे जो ट्रेडिशनल अप्रेंटिसशिप मॉडल है उसमें दिक्कतें हैं, इंफॉर्मेशन गैप्स हैं। पर हाँ, डिजिटल टेक्नोलॉजी और एआई यहाँ नए मौके भी ला रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का फर्क काफी दिलचस्प है। खैर, ये तो ये अंदर की बात। बाहरी मोर्चा कैसा है? ट्रेड, विदेशी निवेश। ट्रेड में देखें तो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट, मतलब सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप, वो थोड़ा बढ़ा है। कितना? पिछले साल $190 बिलियन था, अब $211 बिलियन हो गया है। मतलब हम सामान बाहर से ज्यादा मंगवा रहे हैं। लेकिन सर्विसेज से कमाई हो रही होगी। हाँ, वही अच्छी बात है। सर्विसेज में हमारा सरप्लस यानी कमाई वो जारी है। $131 बिलियन रहा है। सरकार एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम कर रही है। लॉजिस्टिक्स बेहतर करना, सप्लाई चेन सुधारना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना। और विदेशी निवेश, एफडीआई का क्या हाल है? एफडीआई का फ्लो, मतलब देश में जो पैसा आ रहा है, वो बढ़ा है। अप्रैल-नवंबर 2024 में $47 बिलियन से बढ़कर $56 बिलियन हो गया। ये तो अच्छा है। हाँ, पर एक और दिलचस्प आंकड़ा है, रेपैट्रिएशन, यानी जो पैसा यहाँ कमाकर वापस विदेश ले जाया जा रहा है, वो भी 30 बिलियन से बढ़कर 40 बिलियन हो गया है। इसका क्या मतलब निकालें? सर्वे इसे पॉजिटिव तरीके से देखता है कि भारत में बिजनेस करना प्रॉफिटेबल है, तभी तो मुनाफा बढ़ रहा है। हालांकि ये सवाल भी है कि क्या ये प्रॉफिट यहीं री इन्वेस्ट हो रहा है। और फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, वो बीच में 700 बिलियन के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था। फिर आरबीआई ने रुपए को संभालने के लिए कुछ डॉलर बेचे, तो थोड़ा घटकर 640 बिलियन के आसपास आ गया, जो अभी भी काफी मजबूत लेवल है। चलिए, अब आते हैं फाइनेंशियल हेल्थ पर। बैंकों की क्या हालत है? वो एनपीए वाला भूत काबू में है? हाँ, ये एक बहुत बहुत पॉजिटिव चीज है। सर्वे में बैंकों की एसेट क्वालिटी जबरदस्त सुधरी है। सबसे बड़ी बात, ग्रॉस एनपीए रेशियो, मतलब वो कर्ज जो शायद वापस ना आए, वो घटकर सिर्फ 2.6% रह गया है। 2.6%? पहले तो ये डबल डिजिट में था। हाँ, कुछ साल पहले सोचिए कहाँ था। ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ी राहत है। इससे बैंकों का प्रॉफिट बढ़ा है और वो अब ज्यादा लोन दे पा रहे हैं। नवंबर 2024 तक करीब 17 लाख करोड़ का लोन बांटा है। वाह, 2.6% एनपीए तो कमाल का सुधार है। और आम निवेशक, शेयर बाजार वगैरह? कैपिटल मार्केट्स में तो जबरदस्त रौनक है। आईपीओस के जरिए कंपनियों ने खूब पैसा उठाया है। आम लोगों की भागीदारी भी रिकॉर्ड लेवल पर है। डीमैट अकाउंट्स की संख्या सोचिए,
18.5 करोड़ के पार, पिछले साल से 33% ज्यादा। 18.5 करोड़। हाँ, और म्यूचुअल फंड निवेशक भी डबल हो गए हैं 2020-21 से, करीब 5.6 करोड़ हो गए हैं। SIP का भी जिक्र है शायद। बिल्कुल, SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसके जरिए जो पैसा आ रहा है वो भी डबल होकर एवरेज 23,000 करोड़ रुपए महीना हो गया है। क्या बात है। ये दिखाता है कि लोग रेगुलरली छोटे अमाउंट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट कैप टू GDP रेशियो भी 136% है। और इन सब के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब ज्यादा लोगों को बैंकिंग से जोड़ना, उसमें भी सुधार है। RBI का इंडेक्स ये बताता है। ये आंकड़े तो वाकई जोश भरने वाले हैं, लेकिन एक चीज जो हमेशा परेशान करती है, महंगाई, इन्फ्लेशन। सर्वे क्या कहता है इस पर? सर्वे मानता है कि हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन मतलब मुख्य उपभोक्ता महंगाई दर वो 6% के आसपास है, जो RBI की ऊपरी लिमिट है। तो वजह क्या है इसकी? सर्वे इसका मुख्य कारण फूड इन्फ्लेशन को बताता है। खासकर सब्जियां, फल, अनाज, इनकी कीमतें ज्यादा हैं। अच्छा, मतलब बाकी चीजें उतनी महंगी नहीं हुई? हाँ, राहत की बात यह है कि कोर इन्फ्लेशन, जिसमें खाना और फ्यूल शामिल नहीं होता, वो कम है, करीब 4-4.5%। इससे पता चलता है कि मेन प्रेशर खाने की चीजों से आ रहा है। सरकार ने इसे काबू करने के लिए वही उपाय किए हैं: स्टॉक लिमिट, भारत ब्रांड, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, प्याज टमाटर पर सब्सिडी। ठीक है, महंगाई के बाद बात करते हैं बुनियादी ढांचे की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये तो किसी भी इकोनॉमी की जान होता है। यहाँ क्या खास बातें हैं? सर्वे यहाँ काफी अच्छी तस्वीर दिखाता है। फिजिकल कनेक्टिविटी मतलब आना जाना, उसमें बहुत सुधार है। रेलवे में वंदे भारत ट्रेनें देखिए, 2018-19 में सिर्फ 2 थीं, अब 68 हो गई हैं। हाँ, ये तो दिख रहा है। हवाई यातायात में उड़ान स्कीम से छोटे शहरों तक फ्लाइट्स बढ़ी हैं। पोर्ट्स पर जहाज़ों का टर्न अराउंड टाइम मतलब जहाज़ कितनी जल्दी आता जाता है, वो 48 घंटे से घटकर 30 घंटे रह गया है। इससे ट्रेड आसान होता है। और बिजली, एनर्जी सेक्टर? एनर्जी सेक्टर में टोटल कैपेसिटी बढ़ी है, और खास बात यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा बढ़ रहा है। अब कुल कैपेसिटी का 47% नॉन फॉसिल फ्यूल है। ये तो बहुत अच्छा है। डिजिटल कनेक्टिविटी भी सुधरी है। टावर, ऑप्टिकल फाइबर, ब्रॉडबैंड सब बढ़ रहा है। और गांव शहरों के लेवल पर? ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन एक बड़ा काम है। 15 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से पानी पहुंचा है। स्वच्छ भारत मिशन में ODF+ गांव बढ़े हैं। शहरी भारत में PMAY से गरीबों के लिए घर बन रहे हैं। मेट्रो का नेटवर्क बढ़ रहा है। अमृत, स्मार्ट सिटीज मिशन, सब में प्रगति है। अब जरा सोशल साइड पे आते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ क्या चल रहा है? सोशल सेक्टर पर सरकार का खर्च सेंटर प्लस स्टेट मिलाकर टोटल सरकारी खर्च का करीब 26% है। ये काफी बड़ा हिस्सा है। स्कूल एजुकेशन में देखें तो स्कूलों में टॉयलेट, हाथ धोने की सुविधा, ये सब सुधरा है। पर एक चिंता की बात सर्वे बताता है कि अभी भी करीब आधे स्कूलों में ही कंप्यूटर और इंटरनेट है। अच्छा, ये गैप अभी भी है। और हेल्थ में आयुष्मान भारत कार्ड 36 करोड़ से ज्यादा बन चुके हैं। जन औषधि केंद्र, जहां सस्ती दवाइयां मिलती हैं, वो 14,000 से ज्यादा हो गए हैं। और बच्चों का फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज 93% तक पहुंच गया है। ये सब तो ठीक है, लेकिन नौकरियों का क्या? ये सवाल तो हमेशा रहता है। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पर सर्वे क्या कहता है? सर्वे का दावा है कि बेरोजगारी दर कम हुई है। 2017-18 में 6% थी, अब घटकर 3.2% रह गई है। 3.2%? ये तो काफी कम है। हाँ, और एक खास बात जो सर्वे हाईलाइट करता है वो है महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर मतलब FLFPR। उसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी काम करने वाली या काम ढूंढने वाली महिलाएं बढ़ी हैं। ये कहाँ ज्यादा हुआ है? ये बढ़ोतरी खासकर उन राज्यों में ज्यादा है जहां ये पहले बहुत कम थी, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। सर्वे ये भी कहता है कि महिला उद्यमियों को और सपोर्ट की जरूरत है, लोन, मार्केटिंग, स्किलिंग में। और AI का क्या कनेक्शन है इससे? हाँ, सर्वे इसे AI की चुनौती से जोड़ता है। कहता है कि AI से जो जॉब्स पर असर पड़ेगा, उससे निपटने के लिए लोगों को रीस्किल, अपस्किल करना बहुत जरूरी है। आपने AI का जिक्र किया, और एक और बड़ा ग्लोबल मुद्दा है क्लाइमेट चेंज। विजन IAS वाले स्रोत ने इस पर काफी फोकस किया था। सर्वे इसे कैसे देखता है? हाँ, क्लाइमेट चेंज पर सर्वे में काफी डिटेल में बात हुई है। ये इसे एक फैक्ट मानता है, एक सच्चाई, बल्कि इसे 6th मास एक्सटिंक्शन के आइडिया से भी जोड़ता है। ये मानता है कि भारत क्लाइमेट चेंज के असर के लिए बहुत वल्नरेबल है, मतलब खतरा ज्यादा है, दुनिया में 7वें नंबर पर। तो चुनौती क्या है फिर?
चुनौती ये है कि हमें 2047 तक डेवलप्ड देश भी बनना है और 2070 तक नेट जीरो का टारगेट भी पूरा करना है। और ये सब तब जब डेवलप्ड देशों से उतनी मदद नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। इसीलिए सर्वे भारत के लिए अडैप्टेशन इम्पेरेटिव यानी अनुकूलन की अनिवार्यता पर जोर देता है। अडैप्टेशन और मिटिगेशन, अनुकूलन और शमन, इनमें क्या फर्क है और भारत अनुकूलन पर क्यों जोर दे रहा है? सिंपल भाषा में मिटिगेशन यानी शमन का मतलब है भविष्य में ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना, जैसे सोलर पैनल लगाना। अडैप्टेशन यानी अनुकूलन का मतलब है क्लाइमेट चेंज के जो असर हो रहे हैं या होंगे, बाढ़, सूखा, हीट वेव, उनके साथ जीना सीखना, उनसे निपटना। अच्छा। भारत का तर्क है कि हिस्टोरिकली डेवलप्ड देशों ने ज्यादा पोल्यूशन किया है, तो उनकी जिम्मेदारी शमन पर ज्यादा है। हम जैसे विकासशील देश किल्च के असकन ज्यादा से बिजे हैं, हमें अनुकूलन पर फोकस करना होगा। सर्वे ये भी बताता है कि इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड्स भी शमन को ज्यादा पैसा देते हैं, अनुकूलन को कम। भारत ये भी याद दिलाता है कि हमारा पर कैपिटा एमिशन ग्लोबल एवरेज का सिर्फ 1/3 है और हम तेजी से बढ़ते हुए भी लो कार्बन पाथ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हम अपने क्लाइमेट टारगेट्स, वो जो एनडीसी या पंचामृत लक्ष्य हैं, उन पर आगे बढ़ रहे हैं? सर्वे के हिसाब से हाँ। नॉन फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाने का टारगेट 2030 तक 50% हम लगभग छूने वाले हैं, अभी 46% है। जंगलों से कार्बन सोखने का टारगेट भी करीब है और एनर्जी इंटेंसिटी कम करने का टारगेट तो हमने टाइम से पहले ही पूरा कर लिया है। और अनुकूलन के लिए क्या कर रहे हैं? सर्वे कई पहलुओं का जिक्र करता है। क्लाइमेट रिजिलिएंट बीज, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ सुधारना, मिशन लाइफ, कोस्टल रेगुलेशन जोन, मैंग्रोव के लिए मिष्टी स्कीम, जल शक्ति अभियान, एक नेशनल अडेप्टेशन प्लान बनाने पर भी जोर है। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आपने रोजगार के साथ जिक्र किया था, इस पर भी एक नया चैप्टर है इस बार। हाँ, ये इस सर्वे की एक बड़ी नई बात है। एआई पर एक पूरा चैप्टर है। सर्वे एआई को एक दोधारी तलवार की तरह देखता है। एक तरफ ये कैटलिस्ट है, मतलब उद्योगों में क्रांति ला सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। और दूसरी तरफ ये क्राइसिस भी है, मतलब नौकरियों के लिए बड़ा खतरा, खासकर भारत जैसे देश में जहां इतने सारे मिडिल और लो इनकम वर्कर हैं। तो करना क्या होगा? सर्वे का साफ कहना है, हमें बहुत सोच समझकर पॉलिसी बनानी होगी, लोगों को नए स्किल सिखाने होंगे, इस ट्रांजिशन को बहुत केयरफुली मैनेज करना होगा ताकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बेकार ना जाए, बल्कि एआई का फायदा उठाकर हम और आगे बढ़ें। तो इन सारी बातों को अगर समेटें तो इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे का निचोड़ क्या है, मेन मैसेज क्या है? देखिए, कुल मिलाकर ये सर्वे एक ऐसी इकोनॉमी की पिक्चर पेश करता है जो ग्लोबल दिक्कतों का सामना अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ के दम पर कर रही है। ये स्ट्रेंथ आ रही है सर्विसेज से, एग्रीकल्चर से और पब्लिक इन्वेस्टमेंट से। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर में जो प्रोग्रेस हुई है उसे हाईलाइट करता है, लेकिन साथ ही चुनौतियों को भी ईमानदारी से मानता है। मैन्युफैक्चरिंग में सुस्ती, फूड इन्फ्लेशन, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी और एआई का मंडराता असर। तो आगे का रास्ता क्या सुझा रहा है? मेन मैसेज लगता है कि भारत को अपनी घरेलू क्षमता को पूरी तरह अनलॉक करने के लिए डीरेगुलेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 पर लगातार काम करना होगा। लेकिन साथ ही जो बड़े बदलाव हैं, एनर्जी ट्रांजिशन, टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन, उन्हें समावेशी तरीके से, मतलब सबको साथ लेकर मैनेज करना होगा। क्लाइमेट चेंज के लिए अडैप्टेशन पर और भविष्य के लिए वर्कफोर्स को तैयार करने पर साफ जोर है। वाकई सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ है इसमें। सर्वे एक डिटेल्ड खाका तो देता है, पर आगे की राह को लेकर कई सवाल भी खड़े करता है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा एक फाइनल थॉट में छोड़ना चाहूंगी। सर्वे ग्रोथ बढ़ाने के लिए डीरेगुलेशन और मार्केट को ज्यादा फ्रीडम देने की बात कर रहा है, लेकिन साथ ही इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, एआई से जॉब लॉस, इन सबका भी जिक्र है। हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता है। तो बड़ा सवाल यह है कि भारत ये कैसे बैलेंस करेगा, कैसे ये सुनिश्चित करेगा कि डीरेगुलेशन से जो ग्रोथ आए वो सिर्फ तेज न हो, बल्कि इंक्लूसिव और सस्टेनेबल भी हो। कहीं ऐसा न हो कि तेज ग्रोथ के चक्कर में जो समाज में बंटवारा है वो और बढ़ जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे पॉलिसी बनाते वक्त बहुत गंभीरता से सोचना होगा। ये सचमुच एक बहुत अहम सवाल है।
इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।